बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, भाग 2, प्लासी का युद्ध। अलीनगर की संधि के बाद यह ऐसी स्थिति बनती है कि फिर सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। अलीनगर की संधि में मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों को बहुत सारी व्यापारिक सुविधाएं और विशेषाधिकार दिए थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दस्तक के प्रयोग को मान लिया था, यानी बिना पैसा दिए, बिना टैक्स दिए व्यापार करें। और अपनी जो फैक्ट्रियां थीं अंग्रेज़ों से कब्जा की हुई, उन फैक्ट्रियों को सिराजुद्दौला ने वापस कर दिया था। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए भी कहा था और ये भी कहा कि आप किलेबंदी कर सकते हो अपने कंपनी की। कंपनी सिक्के भी ढाल सकती है और इन सब के बदले में नवाब सुरक्षा का आश्वासन दिया था। लेकिन यह सब कुछ बेईमानी सिद्ध हुआ। वास्तव में प्लासी युद्ध के कारण को अगर हम देखें तो दोनों पक्षों ने अपनी व्यवस्थाओं से चलते संधि तो कर ली थी, लेकिन पालन करने के लिए कोई तैयार नहीं थे। सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों को मुआवजा देने के लिए कहा था, लेकिन उसने दिया नहीं और देने का मन भी नहीं था, मानस भी नहीं था। कंपनी पर भी इसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि उसने नवाब से भी पहले युद्ध की तैयारी चालू कर दी और अंग्रेज़ों को मानना हो गया कि सिराजुद्दौला जब तक नवाब बना रहेगा तब तक कंपनी के ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। इसलिए सिराजुद्दौला को ही हटा देना सबसे उपयुक्त होगा और उसके लिए वो समय की तलाश करने लगे। अब सिराजुद्दौला के कुछ निजी पत्र थे और उन पत्रों में अंग्रेज़ों के शत्रुओं से मित्रता न रखने का आश्वासन दिया गया था। कंपनी ने इस प्रकार के आश्वासनों को भी अलीनगर की संधि का हिस्सा मान लिया, जबकि इस संधि में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं था। सही बात यही थी कि संधि के समय नवाब ने इस तरह के कोई शर्त मानी नहीं थी और बंगाल के फ्रांसीसियों के साथ इनके संबंध अच्छे होने भी स्वाभाविक थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी दुश्मनी की तरह अपना काम करेगी, दुश्मनों की तरह, तो स्वाभाविक तौर पर आदमी दूसरी तरफ भागता है। इसीलिए क्लाइव को यह लगने लगा कि ये फ्रांसीसी मिल करके कहीं ऐसा न हो हमें पराजित कर दें, और ये दोनों आपस में मिल पाएँ इससे पहले ही क्यों नहीं इन्हें अलग अलग कर दिया जाए। क्लाइव ने फ्रांसीसियों की बस्ती जो बना रखी थी, नगर जो बना रखा था, चंद्र नगर उसका नाम था, उस पर आक्रमण करने के लिए नवाब की अनुमति मांगी। नवाब अनुमति दे नहीं सकता था, स्वाभाविक था, उसने गोलमोल जवाब दिया। फिर भी 14 मार्च 1757 को चंद्रनगर पर अर्थात फ्रांसीसियों के ऊपर अचानक
आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया क्लाइव ने। यानी अंग्रेज़ों ने संधि की कोई शर्त नहीं मान रहे हैं, ये अपने आप करते गए। अब इसके बाद अंग्रेज़ों ने ऊपर से नवाब के ऊपर ही यह दबाव डाल दिया, यह कहने लगे कि आपने संधि नहीं मानी। इसमें यह भी मानते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध कुछ प्रभावशाली मुसलमान सरदार थे जो इनके विरुद्ध हो गए थे, जैसे मीर जाफ़र, मिर्ज़ा अमीर बेग, हुसैन खां। ये इस तरह के सरदार थे जिनके साथ कुछ सैनिक भी होते थे, प्रभावशाली भी थे, जो किसी न किसी रूप में अपना दबदबा बनाए रखना चाहते थे, और ये सिराजुद्दौला के खिलाफ हो गए। और इसी तरह से कुछ धनवान हिंदू भी उसमें शामिल हुए, जैसे जगत सेठ बंधु, यानी जगत सेठ नाम से दो भाई हैं, महताब राय, स्वरूप चंद। इन्हें भी नवाब ने अपमानित किया था और इसलिए ये भी उसके खिलाफ थे। नदिया का शक्तिशाली जमींदार महाराजा कृष्णचंद भी हिंदू विरोधी नीति के कारण असंतुष्ट था। इसके अलावा कुछ व्यापारी थे जो अंग्रेज व्यापारियों के साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए थे, क्योंकि स्वाभाविक रूप से व्यापारियों का हित अलग चलता है। वे कभी ये मान के नहीं चलते कि नहीं हमारा काम यहाँ हो रहा है, उनको अधिक से अधिक लाभ होना चाहिए। और व्यापारी थे अंग्रेज, और यहाँ के भी जो व्यापारी थे इन्हीं से खरीद बिक्री करते थे। इसलिए दोनों में अच्छी मित्रता हो गई थी। व्यापारियों में आज भी अच्छी मित्रता रहती है, तभी व्यापार सफल होता है। ये व्यापारी का एक व्यापार करने का एक तरीका भी है, बिजनेस मैनेजमेंट का एक तरीका भी है, और ये है उस समय भी था, तो इसमें कोई बड़ा असंभव की बात नहीं था। अब इस षड्यंत्र में अंग्रेज़ों ने पहल की तो अलीनगर की संधि के बाद से ही मद्रास के अधिकारी अपनी सेना को वापस भिजवाने के लिए कह रहे थे कि जो आप लेके गए थे, मद्रास से सेना आई थी जैसा मैंने पहले बताया था, और उसने यहाँ युद्ध लड़ा। अब वो कहने लगे मद्रास के अंग्रेज अधिकारी कि इन्हें वापस भेज दो, लेकिन क्लाइव ने कहा अभी काम पूरा नहीं हुआ है। उसने मद्रास की सेलेक्ट कमेटी को संपूर्ण स्थिति को बताते हुए, समझाते हुए कहा कि हमें मार्ग निर्देशन प्रदान करें और बंगाल प्रांत में ऐसी किसी शक्ति से संबंध स्थापित किया जाए। यह एक खोज चालू हुई जो नवाब से असंतुष्ट हों, यानी जो नवाब बनना चाहते हों या सिराजुद्दौला से असंतुष्ट हों, उस कमेटी के बाद से ही ये काम चालू हुआ कि ये एक हो जाएं, उनको अपने में मिला लें और उनके साथ एकाकार होकर के षड्यंत्र रचें, और उससे सिराजुद्दौला कुछ नहीं कर पाएगा। तो मद्रास की सिलेक्ट कमेटी वास्तव में अंग्रेज़ों को बंगाल के असंतुष्टों को साथ लेने का जो सुझाव दिया, उस सुझाव से क्लाइव का मन और बढ़ गया। उसको लगा हम जो कर रहे हैं वो एकदम सही दिशा में हम जा रहे हैं। अब
नवाब विरोधियों में खोजने लगे तो सबसे अच्छा उपयुक्त नवाब इनको दिखाई पड़ा मीर जाफ़र, कि अगर इसे मीर जाफ़र को बना दिया जाए तो यह महत्वाकांक्षी है और इससे हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। ये मीर जाफ़र के लिए भी अच्छा करता था। तो जब मीर जाफ़र से इन्होंने चर्चा की तो मीर जाफ़र स्वतः तैयार था पहले से ही। उसने एक गुप्त समझौता कर लिया अंग्रेज़ों के साथ। किसने? मीर जाफ़र ने, जिसमें उसने कहा कि हमें नवाब बना दिया जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे सुन लें आप, कि कंपनी को व्यापारिक लाभ पहुंचाएंगे, प्रादेशिक लाभ पहुंचाएंगे, आर्थिक सुविधाएं हम देंगे और राय दुर्लभ को मंत्री का पद दिया गया। यह सब कुछ तय हो गया। षड्यंत्र में अमीचंद मध्यस्थता बना, जो एक व्यापारी था कलकत्ता का, वही इसकी मध्यस्थता कर रहा था कि हम नवाब बनाएंगे। यानी अंग्रेज़ और मीर जाफ़र के बीच मध्यस्थता का काम अमीचंद कर रहा था और उसे नवाब के कोष का 5% मिलना था। यानी वो कमीशन पे ही काम कर रहा था, जो मध्यस्थ भी था वो भी लेने के लिए। जब सब कुछ तय हो गया तो अमीचंद ने कहा कि इसका 5% तो हम लेंगे ही, 30,000 पाउंड और हमें चाहिए, और अगर नहीं माना तो हम षड्यंत्र को बता देंगे और षड्यंत्र को बताते ही सिराजुद्दौला मीर जाफ़र को गिरफ्तार कर लेगा और जो भी इसमें शामिल है उनको मरवा देगा। अंग्रेज़ डर गए। क्लाइव ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हें 30,000 पाउंड देंगे। उसने धोखा देने की नीति अपनाई और जो संधि पत्र तैयार किया वह 2 तैयार करवाया। एक सादे कागज़ पर, सफ़ेद कागज़ पर जो सही था, दूसरा लाल कागज़ पर जो झूठा था। लाल कागज़ वाले पर कहा कि अमीचंद को 30,000 पाउंड हम देंगे। यद्यपि उस समय के जो गवर्नर थे वाटसन ने कहा हम इस झूठे संधि पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। क्लाइव ने कहा कोई बात नहीं। उसने फर्जी सिग्नेचर करके और अमीचंद को पकड़ा दिया। क्लाइव कंपनी के हित की रक्षा के लिए धोखाधड़ी करने के लिए तैयार बैठा था। इसीलिए बाद में उसके इतिहासकार जो भी हुए, अंग्रेज इतिहासकार, उसके इस कृत्य को सामने नहीं लाते और वो कभी ये बात नहीं कहते कि नहीं क्लाइव ने इस तरह धोखा दिया था। और डार्डवेल जैसे लोग तो ये भी कहते हैं कि क्लाइव ने अच्छा काम किया था और विरोध के बावजूद, षड्यंत्र की सूचना सब कुछ होने के बावजूद युद्ध से पहले नवाब को मिल गई। लेकिन नवाब उस समय कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि अभी युद्ध एकदम करीब था। उसके 4 सेना नायक थे, मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, यार लतीफ़ खां, मीर मुइनुद्दीन। ये 4 इसके सेनापति थे और इनसे कहा कि वफ़ादार होने की शपथ लेना। वे सब आराम से वफ़ादार होने के शपथ ले लिया कि हम सिराजुद्दौला के साथ रहेंगे, इसके लिए हम कसम खाते हैं। नवाब मान लिया कि हाँ सब सही है। अब घटनाएं खोजी जाने लगी। झूठे आरोप लगाए ही जा चुके थे। अलीनगर की संधि को तोड़ने का आरोप लगाया जा चुका था, यद्यपि यह निराधार था। लेकिन फिर भी नवाब के ऊपर आरोप लगाकर बिना उसका उत्तर आए क्लाइव अपनी सेना लेकर के राजधानी की तरफ कूच कर दिया। किसकी राजधानी? सिराजुद्दौला की।
और 19 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने कटवा पर अधिकार कर लिया, कटवा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। स्वाभाविक था इसकी सूचना नवाब को मिली और नवाब भी अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा। दोनों सेनाएं पलासी के मैदान में आ गई। नवाब की सेना में 50,000 सैनिक थे और क्लाइव के पास लगभग 2200 भारतीय सैनिक और 800 यूरोप के सैनिक, इंग्लैंड वाले सैनिक थे। क्लाइव चालाकी से अपना जो डेरा डाला सैनिकों का, वो पेड़ की कतारों के बीच में ऐसे छिपा के लगाया कि जिससे अगर सिराजुद्दौला तोपखाना चलाए तो उससे वो बच जाएगा। और नवाब की सेना को देखकर एक बार तो क्लाइव अपनी हिम्मत खो बैठा, लेकिन मीर जाफ़र और उसके अन्य सेना नायकों ने यह विश्वास दिलाया कि नहीं, हम इसका साथ छोड़ देंगे। तब क्लाइव ने 23 जून 1757 ईस्वी को धावा बोल देता है। चारों सेना नायक जो नवाब के खड़े थे, मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, यार लतीफ़, मीर मुईनुद्दीन, ये सब खड़े रह गए। केवल मीर मुईनुद्दीन खां ऐसा था जो शत्रु का सामना, अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए खड़ा रहा मैदान में। लेकिन थोड़ी देर में ही उसे मार दिया अंग्रेज़ों ने, क्योंकि वो अकेला पड़ गया। और नवाब भी घबरा गया, सिराजुद्दौला, और अपने 2000 सैनिकों के साथ युद्ध मैदान से भाग खड़ा हुआ। जब वह भाग खड़ा हुआ तो उसके नवाब के षड्यंत्रकारी जो सेना नायक थे, मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, यार लतीफ़, ये भी अपने अपने सैनिक दस्तों को लेकर के वापस चल दिए। और इस तरह से बिना किसी प्रयास के क्लाइव युद्ध जीत लेता है। और जब नवाब पटना की तरफ जा रहा होता है मुर्शिदाबाद से, तो उसे बंदी बना लिया जाता है। और जब बंदी बना लिया, उसके बाद 28 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, जो मीर जाफ़र चाहता था, जिसके लिए उसने षड्यंत्र किया था। जून 28 ध्यान रखने की बात है। और मात्र 4 दिन बाद ही 2 जुलाई 1757 ईस्वी को मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस तरह से यह युद्ध जीत गए और इन्होंने हत्या करके वह कहानी ही समाप्त कर दी जो अंग्रेज़ चाहते थे कि नवाब को ही हटा दिया जाए। दूसरा नवाब आएगा तो हमें बहुत सारा धन देगा और हमारे कहने के अनुसार चलेगा। मीर जाफ़र ने नवाब पद लेकर के अंग्रेज़ों की चापलूसी करनी प्रारंभ कर दी। आज यहीं तक रहेंगे। हमने आज देखा कि प्लासी का युद्ध कैसे लड़ा गया। भारत जब जब विदेशियों से हारा, सामान्य कारण अपने लोगों का षड्यंत्र ही रहा। घर का भेदी लंका ढाए। धन्यवाद।